हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत वाहक बल का मापन कैसे करते हैं, सेल विभव कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, इसलिए कौन कौन से एपरेटस इसमें काम में आते हैं वो सब की बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई, जो आपका विद्युत वाहक बल है, मैं कहूँ सेल पोटेंशियल है, सेल विभव है, उसका मापन आप पोटेंशियोमीटर से भी करते हो, वोल्टमीटर से भी करते हो। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है अगर आपको एक्यूरेट मान चाहिए, आपको वास्तविक मान चाहिए, तो वो वास्तविक मान आपको किससे प्राप्त होता है भाई? विभव मापी से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना भाई, मापन तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर है उसका मापन आपका वोल्टमीटर भी करता है, लेकिन वोल्टमीटर आपको, जैसे मैंने उधर पहली क्लास में अंतर बताया था, जब मैंने आपको बोला था कि जो वहां से वोल्टमीटर से जो आपको मान प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े एक्यूरेट नहीं होते, या आप कह सकते हो कम एक्यूरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर थोड़ी एनर्जी का यूज खुद भी कर लेता है, थोड़ी विद्युत ऊर्जा का यूज खुद भी कर लेता है उस सेल की जिसका आप मापन कर रहे हो। तो इस वजह से जो रीडिंग आपको मिलती है वो कैसी मिलती है भाई? आपको टोटली एक्यूरेट नहीं मिलती। विभव मापी द्वारा जो आप विभवांतर, या मैं कहूं सेल विभव का जो आप मापन करते हो वो कैसा होता है? मोर एक्यूरेट होता है भाई। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि क्या वोल्टमीटर का यूज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वोल्टमीटर आपका एक तो साइज में बहुत छोटा होता है भाई। ठीक है, दूसरी बात, तुरंत रीडिंग देता है आपको। ठीक है ना, तुरंत आपको पता चल जाता है, कोई ज्यादा तामझाम की आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं हम एक शब्द में मैं कहूं तो इजी टू यूज होता है भाई। ठीक है ना, आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा अरेंजमेंट देखोगे तो यहां पर भाई आपको बिल्कुल लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके फिर कैलकुलेशन करके फिर आप क्या निकालते हो भाई? सेल पोटेंशियल निकालते हो, सेल विभव निकालते हो। तो यहां पर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मान आपको एक्यूरेट मिलते हैं। तो वही बात है, सब्र का फल कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्यूरेट मान चाहिए तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? विभव मापी का यूज करना पड़ेगा। अब ये विभव मापी होती क्या है और कैसे हम यहां से विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं, सबको समझते हैं भाई। ठीक है ना, देखो, विभव मापी कुछ इस तरीके का एपरेटस मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या होता है, एक ज्ञात सेल लेते हैं अपन, जिसका हमको पहले से क्या है? सेल विभव का मान पता है, ईएमएफ का मान हमको पता है। ठीक है, और एक अज्ञात सेल लेते हैं जिसका हमको ईएमएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात सेल की सहायता से आप अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात कर लेते हो। अब ये जो पूरा जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर दोगे किस सिद्धांत पर आधारित है भाई? पोगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो कहने का मतलब विद्युत वाहक बल का जो मापन है उसमें अपन कौन से सिद्धांत का उपयोग करते हैं? पोगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत का। अब ये सिद्धांत होता क्या है इस चीज को समझो। ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट समझेंगे, स्टेटमेंट को समझने के बाद सारी चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखना क्या लिख रखा है मैंने। इसके अनुसार यदि किसी सेल का सेल विभव के बराबर का विभव किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य का विभवांतर उस सेल का विद्युत वाहक बल होता है। समझना भाई, क्या बोला मैंने कि इसके अनुसार जब किसी सेल के सेल विभव के बराबर, किसी सेल का सेल विभव, जैसे मान के चलो एक सेल है, इसका विभव है मान के चलो सेल विभव 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसके बराबर का अगर मैं विभव दूसरे सेल का इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊं तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसा हो जाएगा? रुक जाएगा। अरे मैं कहूं भाई यहां से मान के चलो आपका 10 वोल्ट का आपका क्या निकल रहा है? सेल पोटेंशियल निकल रहा है। दूसरा सेल है उसका भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये विपरीत दिशा में लगा दिया हमने, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। धारा प्रवाह कैसी हो जाएगी? रुक जाएगी। अरे भाई धारा कब बहती है? धारा बहती है जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, जब विभवों में क्या हो? अंतर हो। आपको पता है हाई पोटेंशियल से कहां बहेगी? लो पोटेंशियल की तरफ। तो जब विभवों में अंतर ही नहीं है, अंतर ही कैसा आ चुका है? जीरो, तो धारा का बहना कैसा हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ गए आप बात को? तो यही बात बोली है इसने कि किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए। ये मान के चलो अन्य सेल हो गया और इसके द्वारा भी उतना ही हमने क्या है? विभव दूसरी दिशा से, विपरीत दिशा से लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, और रुक जाएगा तो ऐसी स्थिति में दोनों इलेक्ट्रॉनों का मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ही आपका क्या होगा? विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली। अब इस चीज को, इस पूरी थ्योरी को अप्लाई करेंगे हम इधर कॉन्सेप्ट, इधर जो एपरेटस आपके सामने मैंने बना रखा है। ठीक है, देखना भाई, देखो अब इसमें क्या किया है अपन ने। एक तो ज्ञात सेल लिया है, सीसा संचायक सेल जो है आपका सी। ठीक है, देखना भाई, इस डायग्राम को देखना ध्यान से। और यहां पर हमने क्या किया है? एक ए बी वायर, जो ए बी वायर से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये ए बी वायर किसका बना हुआ है भाई? प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ है। प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना हुआ है। ठीक है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा भाई, इसी से कनेक्ट क्यों किया? इसका भी रीजन है, सुनो।
पहली बात तो प्लेटिनम और जो इरेडियम का जो मिश्र धातु का जो वायर है वो बहुत कैसा होता है भाई, कठोर होता है। कैसी धातु है ये, कठोर धातु है। तो कठोर धातु से मतलब क्या है भाई, कठोर धातु से मतलब ये है कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट है, जो इसकी मोटाई है वो कैसी रहेगी, एक समान रहेगी भाई, ठीक है। बिल्कुल जितना मोटाई का ये है वही एक समान मोटाई रहेगी पूरे में, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहां से इधर से तो कहीं पतला हो गया, इधर से कहीं मोटा हो गया, इस तरीके से नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर एरिया गड़बड़ हुआ तो आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। अरे फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ए के। अगर एरिया बदल जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, और प्रतिरोध बदल जाएगा तो मान हमको एक्यूरेट प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। तो हमें क्या है, पूरे तार की मोटाई एक जैसी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये कठोर धातु होती है। कठोर धातु होने से क्या है, जब हम इसमें आगे अभी बताऊंगा आपको, जब हम जॉकी को इसके ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये क्या है, कहीं से भी मोटी पतली नहीं होती, मोटाई एक समान रहती है। इस वजह से हम इस धातु का उपयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है इसकी, दूसरी बात यह है कि इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है। इसकी क्या होती है भाई, उच्च प्रतिरोधकता होती है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस का होता है। अब हाई रेजिस्टेंस से हमें फायदा क्या है भाई, आपको अभी अभी बताया कि परिपथ में आपको क्या करना है, धारा प्रवाह को रोकना है। और अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा प्रवाह को रोकने में आसानी रहेगी। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो विभव को संतुलित करने में, विभव को शून्य करने में आसानी रहेगी। अरे आपको विभव यहां पर क्या करना है, शून्य करना है। तो उसको शून्य करने में आसानी हमको कैसी हो, जब हाई रेजिस्टेंस हो, उच्च प्रतिरोध हो। अरे प्रतिरोध क्या है, धारा के बहने का जो विरोध करे उसी तो प्रतिरोध कहते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा के बहने को रोकने में आसानी होगी। यानी अगर विभव को शून्य करना है तो विभव को शून्य करने में हमको कैसी होगी, आसानी होगी। तो दो बातें आपको यहां से याद रखनी है। कोई आपसे पूछ ले कि विभव मापी द्वारा जब आप विद्युत वाहक बल का मापन करते हो तो आप प्लेटिनम और इरेडियम ही मिश्र धातु के वायर का यूज क्यों करते हो, तो आप बोलोगे कि पहली बात तो भाई ये कठोर धातु है, तो अनुप्रस्थ काट का जो एरिया है वो समान रहता है, बदलता नहीं है, जॉकी की रगड़ से भी ये परिवर्तित नहीं होता। दूसरी बात आप क्या कहोगे कि ये उच्च प्रतिरोधकता वाला होता है, अतः विभव संतुलित करने में, विभव को शून्य करने में, विभव संतुलित करने में आसानी होती है, ठीक है। ये दो बात आपके समझ में आ गई, ठीक है ना भाई। इनको चाहो तो आप एक बार इस चीज को लिख लो, ठीक है। इस चीज को एक बार लिख लो, फिर आगे बताता हूं। लिख लो भाई, इसको लिख ली, यहां की थ्योरी लिख ली। देखो भाई अब आगे की बात बताता हूं आपको, ठीक है। देखो अब इस विधि में क्या करते हैं अपन, इस विधि में आपने एक स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल ले लिया, सीसा संचायक सेल, जिसका नाम हमने दे दिया सी, ठीक है ना। अब क्या किया कि इसको उच्च प्रतिरोध वाले तार AB से जोड़ दिया, हाई रेजिस्टेंस वाले तार AB से जोड़ दिया। यहां तक कहानी समझ में आई आपको। इसके बाद आपने क्या किया, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो आपने सेल C लिया है, इसका जो विद्युत वाहक बल है वो अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि जो आपने ज्ञात सेल लिया है, जो आपने स्थिर विद्युत वाहक बल वाला सेल C लिया है, इसका जो आपका विद्युत वाहक बल का मान है वो अज्ञात सेल से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो इसके बोलने के पीछे रीजन है। आपको यहां पर पता है गैल्वेनोमीटर से अभी हम क्या लगाएंगे, एक जॉकी लगाएंगे। जॉकी कैसी होती है भाई, पेंसिल जैसी आकार होती है। फिजिक्स में आपने, फिजिक्स के प्रैक्टिकल जब आप करोगे, जब आप इसको जनरली देखोगे, पेंसिल जैसी आकार की होती है और आगे से शार्प होती है, ठीक है। पीछे से हम इसको क्या कर देते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये जॉकी होती है। तो इसके सिरे से हम जॉकी को लगाएंगे और उस जॉकी को हम क्या करते हैं, इस तार पर AB पर घुमा के चेक करते हैं कि जीरो विक्षेप कहां आता है, शून्य बिंदु कहां पर आता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, धारा के बहने की दिशा, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर छोटी सी भी, अगर थोड़ी सी विद्युत धारा बहेगी तो उसको ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी यूं जाएगा, कभी यूं जाएगा, इस तरीके से जाएगा। और जब आपका शून्य विक्षेप आ जाएगा तब ये इस तरीके से बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्ट्रेट डायरेक्शन, बिल्कुल सीधा आ जाएगी। इसकी जो अंदर जो रीडिंग वाली जो नोब होगी वो बिल्कुल सीधी आ जाएगी। तो जहां पर इसकी वैल्यू 0 आई वहां पर इस तार को हम क्या कर देंगे, फिक्स। और सपोज यहां पर इसकी वैल्यू 0 आई और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया n, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, n। तो हमने यहां से जॉकी जोड़ी और जॉकी को इस पॉइंट n पर हमने फिक्स कर दिया। अब मैंने आपसे क्या बोला कि इसका विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होना चाहिए, किससे, अज्ञात सेल से। क्यों बोला ऐसा, देखो अगर मान के चलो ज्ञात सेल का जो आपका सेल विभव है वो केवल 10 वोल्ट है, अज्ञात सेल का आपका सेल विभव कितना है, 12 वोल्ट है, ठीक है, मान लो। तो आपको पता है कि 12 वोल्ट पर तो ये यहां पर कहीं शून्य विक्षेप दिखाएगा ही नहीं,
क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या बोला है कि किसी सेल के सेल विभव के बराबर या किसी अन्य सेल द्वारा विपरीत दिशा में लगाया जाए। सेल विभव के बराबर यानी इस तार में जो वोल्ट आपका है, जो विभव आपका है वो कितना है? 10 वोल्ट का, और जबकि अज्ञात सेल का आपका विभव कितना है? 12 वोल्ट का। तो मैं इसको यहां से लेके वहां तक कहीं भी घुमा दूं, भाई मुझे जीरो तो मिलेगी नहीं। जीरो मुझे कब वैल्यू मिलेगी? जब ऊपर वाले सेल का भी कितना हो? 12 वोल्ट हो। ऊपर वाले सेल का भी सेल विभव कितना हो? 12 वोल्ट हो, तब मुझे यहां पर कहीं जीरो वैल्यू मिलेगी। ऊपर वाले सेल का तो कम हो गया, नीचे वाले सेल का ज्यादा है, तो कहीं भी मुझे शून्य बिंदु तो प्राप्त तो होगा ही नहीं। तो एक कंडीशन क्या बात याद रखनी है कि जो आपने ज्ञात सेल लिया है, जो स्थिर विद्युत वाहक बल वाला आपने जो सेल लिया है, उसका जो सेल विभव है वो कैसा होना चाहिए? अज्ञात सेल से ज्यादा होना चाहिए। बात आ गई समझ में? तभी आपको शून्य विक्षेप मिलेगा, शून्य बिंदु मिलेगा, अर्थात इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो जहां हमको शून्य बिंदु मिला, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हमको जीरो मिली, वहां पर हमने पॉइंट फिक्स कर दिया और इसकी हमने लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। इसकी जो यहां से यहां तक की जो लंबाई है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां से तो सेल से विद्युत धारा कुछ इस तरीके से यहां से बहेगी और इस अज्ञात सेल से यहां पर बहेगी, इस तरफ को बहेगी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं क्या कि सी सेल के विभव में जितना विभवपात हुआ है, जितना विभव में गिरावट आई है, विभवपात का मतलब विभव में गिरावट आई है। भाई गिरावट आई है ना ए से एन तक, तभी तो जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब क्या हो गया? गिरावट आ गई। तो हम कह सकते हैं सी सेल के विभवपात, सी सेल में जितना विभवपात हुआ है वो ही अज्ञात सेल का विभव होगा, वही आपके अज्ञात सेल का क्या होगा? सेल विभव होगा, विद्युत वाहक बल होगा। कह सकते हैं ना, जितनी यहां पर ए से एन तक गिरावट आई है वो ही सेल विभव किसका होगा? आपका अज्ञात सेल का होगा। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? यहां से क्या कह सकते हैं हम कि जो अज्ञात सेल का विभव है EX, अज्ञात सेल का विभव जो EX है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक सेकंड, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए से एन तक विभवपात के। जो ए से एन तक विभव में गिरावट आई है, जो विभवपात हुआ है, वो ही विभव आपका किसका होगा? EX का होगा। ठीक है, तो हम यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम कह सकते हैं EX बराबर होगा किसके? AN की लंबाई के। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं इस सेल से। अब हमने क्या किया? अज्ञात सेल को हटा के यहां पर हमने मानक वेस्टर्न सेल ले लिया और इसको कुछ अलग लाइन से दिखा देता हूं। मानक वेस्टर्न सेल ले लिया, ठीक है ना, जो नीचे लिख रखा है हमने मानक वेस्टर्न सेल। अब इसका तो हमें सेल पोटेंशियल ज्ञात है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, इससे पहले हमने पढ़ा है, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मानक वेस्टर्न सेल। नहीं देखा तो उस लेक्चर को देख लीजिए आप। ठीक है, तो मानक वेस्टर्न सेल ले लिया, इसका हमको सेल पोटेंशियल हमको ज्ञात है। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया? इस अज्ञात सेल से यहां से कुंजी को हटाया हमने, इस तार को हटाया और इसको हमने कहां जोड़ दिया? नीचे वाले पॉइंट पर जोड़ दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से एक टाइम पर एक ही सेल कनेक्ट होगा। या तो आप अज्ञात सेल को जोड़ लो, दूसरी बार में आप किसको जोड़ लो? मानक वेस्टर्न सेल को जोड़ लो। तो अब हमने दूसरी बार में किसको जोड़ दिया? मानक वेस्टर्न सेल को जोड़ दिया। ठीक है ना, ये वाला कनेक्ट कर दिया हमने और ये वाला अब हमारा कट हो गया। ठीक है, तो वैसे डायग्राम में तो आप एक से ही दिखाओगे, अभी ये समझ लो ये वाला पॉइंट कट हो चुका है, मानक वेस्टर्न सेल से जोड़ दिया। और फिर यहां से इसी का तार लिया और इसके तार से हमने फिर से क्या किया? इस AB पर घुमाया वायर को और घुमाकर हमने चेक किया जीरो विक्षेप कहां पर आता है। तो सपोज हमको जीरो विक्षेप यहां पर मिला और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया AN डैश। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? AN डैश। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई आपको नोन है, कितनी हो गई भाई? AN डैश। ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई AN डैश हो गई। तो अब हम कह सकते हैं क्या कि जो आपका जो ES सेल है, जो मानक सेल है, मानक सेल का सेल विभव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आप कह सकते हो A से N डैश तक विभवपात। ए से एन डैश तक जो विभव में गिरावट आई है, जो विभवपात हुआ है, यहां से यहां तक जो जीरो वैल्यू आई है, उसके बराबर ही आपका सेल पोटेंशियल होगा, विद्युत वाहक बल होगा। किसका? मानक वेस्टर्न सेल का। तो इसका ज्ञात है, इसका ज्ञात नहीं है, तो इसकी सहायता से इसका आप ज्ञात कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। कैसे कर लोगे? देखो, अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं तो मैं कह सकता हूं ES बराबर क्या हो जाएगा? AN डैश तक लंबाई। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1, इसको दे देता हूं समीकरण 2। तो अब क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं EX बटा क्या हो जाएगा? ES, और ये बराबर होगा किसके? AN के, और नीचे वाला बराबर किसके होगा? AN डैश के। ठीक है, कह सकते हैं। तो यहां से हम इस तरीके से भी कह सकते हैं क्या भाई? EX बराबर AN बटे AN डैश गुणा ES। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो, ES तो आपको पता है क्या है? मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव जो आपको ज्ञात है।
ए से एन तक की लंबाई भी आपने निकाल ली यहां से, ठीक है, और ए से ए एन डैश तक की भी लंबाई आपने ज्ञात कर ली यहां से। तो देखो आप अज्ञात सेल कौन सा था आपका EX, अज्ञात सेल का सेल विभव या अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। कैलकुलेशन करोगे, जो भी लंबाई आपको मिली है इसका आपको सेल विभव ज्ञात है, कैलकुलेशन करके आप अज्ञात सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है। अब बनाना कैसे, आपको बनाओगे तो आप भाई किताब में इस तरीके से ही, क्योंकि आपको एक ही डायग्राम बनाना है, दो अलग अलग तो बनाने नहीं है, ठीक है। और हमने जो डैश से दिखा रखा है, डैश से कौन सा पॉइंट है, मानक वेस्टर्न सेल का पॉइंट है, तो इसके भी जो करंट सप्लाई होगा वो यहां से यहां तक होगा, ठीक है। तो ये पूरा सेल का डायग्राम भाई आप एक बार बना लो, ये डेरिवेशन भी छोटा सा है, इसको लिखना चाहो आप लिख लो, सारी थ्योरी जो है वो मैंने आपको समझा दी है, लिख लो भाई। अब इसको फाइनल ये चीज है आपको, ठीक है ना, लिख लो इसको, ठीक है। सारी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है भाई। तो आज हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम EMF विद्युत वाहक बल का मापन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसकी, नर्स्ट इक्वेशन की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन समझने वाली बात जरूरी है, आ भी सकता है भाई, तो आपको आना चाहिए आपके सिलेबस में, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा वो किससे बनेगा, नर्स समीकरण से बनेगा ही बनेगा, हर साल क्वेश्चन वहां से आता है, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।